हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। जिस प्रकार से आपको इंटरफेस में दिखाई दे रहा है कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हाँ, हम आरबीएसई मूल पाठ्य पुस्तकों की श्रृंखला आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का जो अध्याय नंबर 1 है उसका अध्यायवार अध्ययन कर रहे हैं, वो भी लाइन टू लाइन और बड़ी व्याख्या के साथ। तो आप हमसे जुड़े और चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको बताना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक हमने कक्षा 6, 7, 8 का और कक्षा 9 का जो पाठ्य पुस्तकें हैं आरबीएसई द्वारा जारी की हुई हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में लगती है, उन पाठ्य पुस्तकों का हमने लाइन टू लाइन अध्यायवार अध्ययन कर लिया है। आपने अगर इन चीज़ों को स्किप किया है तो आप प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। प्रत्येक अध्याय का बड़ी शालीनता से, बड़े निरंतरता के साथ में, स्टिक विश्लेषण के साथ में हम अध्ययन कर रहे हैं, ताकि राजस्थान जीके का वेटेज आपका 1% भी गलत न हो और राजस्थान जीके से संबंधित आपका कंटेंट क्लियर हो जाए। राजस्थान जीके में पकड़ मजबूत करने के लिए आपको हमारे कंटेंट के साथ में जुड़ना बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। तो जुड़िए हमारे साथ एक सदस्य के रूप में हमारे इस चैनल पर, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज बात करते हैं हमारे इस कंटेंट की। आज के कंटेंट में हम चर्चा करेंगे अब तक इस कंटेंट में हमने क्या पढ़ा है। इस पाठ्य पुस्तक में हमने अब तक अध्याय नंबर 1 राजस्थान का संपूर्ण इतिहास पढ़ रहे हैं। राजस्थान के इतिहास के बारे में इससे संबंधित, इससे बाहर कुछ जाने वाला है ही नहीं, क्योंकि पिछले कुछ एग्जामों में देखा गया है कि इस पाठ्य पुस्तक से ये एक राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकों में से एक है, क्योंकि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड है यहाँ से प्रश्न पुट आउट कर रही है। बहुत सारे एग्जाम देखे हैं, उसमें लाइन टू लाइन बिना किसी शब्द को चेंज करते हुए यहाँ से प्रश्न पुट आउट हो रहे हैं। तो चलिए आज के कंटेंट से पहले हम बात करते हैं कि अब तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है इस पाठ्य पुस्तक के और इस अध्याय से। अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के राजस्थान का प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में पढ़ा है। कालीबंगा हुई, आहड़, गिलूड़ सभ्यता, बागुर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, इन अन्य सभ्यताओं के बारे में भी अध्ययन किया है। इसके बाद हमने पढ़ा राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कि वो वैदिक आर्यों की संतान है, कि अग्निकुंड से परिचित है, क्या ये ब्राह्मणों से उत्पत्ति है यानी विदेशियों की संतान है। इस प्रकार के हमने तथ्यों को पढ़ा है। इसके बाद हमने पढ़ा गुहिल वंश और उसके प्रतापी शासकों के बारे में। गुहिल वंश में हमने पढ़ा कौन कौन से बप्पा रावल, जत्र सिंह, रतन सिंह, राणा हमीर, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा और राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, ये थे मेवाड़ के गुहिल वंश से परिचित जो शासक थे उनके बारे में। इसके बाद हमने पढ़ा राणा अमर सिंह के बारे में, राणा राज सिंह के बारे में। एक एक इन व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा है, इन वीर सपूतों के बारे में पढ़ा है। इसके बाद में हमने पढ़ा मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में और उनके जो प्रतापी शासक थे उनके बारे में। राव चुंडा, राव रणमल, राव जोधा, राव मालदेव, राव रतन सिंह और राव मोटा राजा उदय सिंह और महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में पढ़ा। इसके बाद ये थे किससे संबंधित थे, मारवाड़ के राठौड़ वंश के प्रतापी शासक थे। इसके बाद में हमने पढ़ा था बीकानेर का राठौड़ वंश, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें राव बीका के बारे में अध्ययन किया, राव लूणकंड के बारे में, राव जेतसी, राव कल्याणमल, राव राय सिंह, राव कर्ण सिंह और साकम्बर। इसके बाद हमने साकम्बरी का चौहान वंश और उनके प्रतापी शासकों के बारे में पढ़ लिया है। अजय राज, अरुणराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, संयोगिता तथा ऐतिहासिकता, इसके बारे में भी अध्ययन किया। और आज का जो कंटेंट है, अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 1 के इन टॉपिकों को पढ़ा। पहले हमने इस बात को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी इस बात का पता लगना चाहिए कि अब जो श्रृंखला चल रही है वो कहाँ तक हमने कवर कर ली है और कहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। अब हमें क्या पढ़ना है आज की इस भूमिका में, हमने जो पढ़ना है वो है रणथंबोर का चौहान वंश और उसके प्रतापी शासक, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। रणथंबोर का चौहान वंश और उसके प्रतापी शासक। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था चौहान वंश के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो क्या थे, साकम्बरी के चौहान थे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस कंटेंट की। हम बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और हमारी ऊर्जा के साथ में इस चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने इस सेशन को, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कंटेंट की। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
आज का कंटेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो बने रहिए हमारे साथ में और निरंतरता के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं रणथंभौर का चौहान वंश और उनके प्रतापी शासकों के बारे में पढ़ने के लिए। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंद राज, जिसने 1194 में पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, जो कि 1194 में शासक बना था। रणथंभौर के चौहान वंश का जो संस्थापक शासक था वो था गोविंद राज, जो कि 1194 में शासक बना था और ये पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। उनके जो कि शाकंभरी के थे ना, उसके ये रणथंभौर का जो चौहान वंश शुरू होता है वो कहाँ से होता है? गोविंद राज से। उनके उत्तराधिकारी क्रम से वाहन, वालहन, प्रहादरन और वीर नारायण थे। और उसके उत्तराधिकारी कौन कौन थे? वालहन, प्रहलादन और वीर नारायण। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ था, जिसमें उसकी मृत्यु हुई थी। उसके उत्तराधिकारी वाघभट्ट ने भी दिल्ली में भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया। उसके पुत्र जैत्र सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना का रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। अब पढ़ते हैं हमीर के बारे में। रणथंभौर का हमीर जो करेक्टर है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अमीर के बारे में पढ़ते हैं। 1282 में वो शासक बने और 1301 तक वो शासन काल उनका रहा। 1282 में अमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। किस चौहान शासक ने दिग्विजय की नीति अपनाई थी? तो वो थे हमीर। हमीर कौन से? रणथंभौर के जिस चौहान वंश के शासक थे जिनने दिग्विजय की नीति अपनाई। आबू, आबू के बाद में काठियावाड़, इसके बाद में पुष्कर, इसके बाद में चंपा, इसके बाद में धार आदि राज्यों को उसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी से रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। अमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों मुंसा और किहब्रू के शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अमीर से नाराज हो गया। अमीर ने इन विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया। तब 1299 में उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया। 1301 में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया, मगर इस युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली, तो उसे छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन ने हमीर के सेना नायक रणमल और रतिपाल को किला देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। किसने? ये अमीर के जो सेना नायक थे रणमल और रतिपाल, इनको बोला कि भी आप हमारी सहायता करोगे तो हम आपको किला दे देंगे। तो ये लालच दे दिया। इसके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हमीर लड़ता हुआ मारा गया। किले के अमीर की पत्नी रंग देवी, क्या अमीर लड़ता हुआ मारा गया, लेकिन जो उसकी पत्नी थी, किले में हमीर की पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया। किसने? रंग देवी ने। रंग देवी ने महिलाओं के साथ में जब अमीर मारा गया तो जोहर किया। हमीर वीर, उदार, शरणागत की रक्षा करने वाला था। नैनजन सूरी की हमीर महाकाव्य इन्हीं पर बनी हुई है। जोधराज के हमीर रासो और चंद्रशेखर के हमीर अट नामक ग्रंथों से हमीर के सूर्य की जानकारी मिलती है। आज भी जनमानस में हमीर के लिए यह दोहा प्रसिद्ध है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर हट चढ़े न दूजो बार। तो ये अमीर के लिए कहा गया है, जो कि रणथंभौर के प्रतापी शासक थे। तो इसके बाद में आगे पढ़ते हैं किसके बारे में? जालोर के चौहान वंश के बारे में। ऊपर पढ़ के आए हम रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में। उससे पहले हमने शाकंभरी के चौहान के बारे में पढ़ा। तो ये 3-4 उनकी शाखाएं थी। शाकंभरी थी, रणथंभौर के थे और जालोर के। जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली के गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 ईस्वी के समय जालोर पर चौहानों को अधिकार था। जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक कृतिपाल था।
रणथंभौर के चौहान वंश का था गोविंदराज, याद रख लेना। और शाकंभरी के चौहान वंश का शासक था वो थे विग्रहराज चतुर्थ। तो इन चीज़ों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कृतिपाल था। रणथंभौर का गोविंदराज और शाकंभरी का विग्रहराज चतुर्थ। इसने 1181 में इस राजवंश की नींव डाली थी। कानड़देव, अब बात करते हैं जालोर के शासक कानड़देव के बारे में। ये यहाँ से प्रश्न बहुत बार आता है, कानड़देव के बारे में पूछा भी गया है कि कानड़देव जालोर के चौहान शासकों में से सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कानड़देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में विवाद हुआ। 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालोर भेजा। वह कानड़देव को समझा बुझाकर दिल्ली के लिए ले आया। दिल्ली दरबार का माहौल कानड़देव के लिए स्वाभिमान के विरुद्ध था। कानड़देव दिल्ली दरबार से चला गया। इसके बाद कानड़देव ने अलाउद्दीन के बीच संघर्ष हुआ। नैणसी के ने युद्ध का कारण कानड़देव के पुत्र बीरमदेव, क्या है बीरमदेव, देखिए बीरमदेव यहाँ दे रखा है, सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया है। नैन्सी ने क्या किया? नैन्सी जी हैं वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि युद्ध का कारण क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव के बीच में युद्ध का मुख्य कारण क्या था? कि अलाउद्दीन की एक पुत्री थी। कानड़देव ने पुत्र वीरमदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया गया है। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया और उनका नाम खेराबाद कर दिया। खिरजाबाद चित्तौड़ के किले का है और ये खेराबाद किसका है? जालोर के किले का, सिवाना के दुर्ग का। कमालुद्दीन गुरुक को वहां का नियुक्त कर दिया। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालोर पर डेरा डाल दिया, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिल पाई। अंत में कानड़देव के एक दैया सरदार बिक्का के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। कानड़देव लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने जोहर किया। अलाउद्दीन ने जालोर जीतकर उनका नाम जलालाबाद कर दिया, जालोर को जलालाबाद कर दिया। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। आमेर का कछुआ वंश और उसके इस वंश के प्रतापी शासक के बारे में, कछुआ वंश के बारे में पढ़ते हैं। कछुआ अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। कछुआ क्या करते हैं? अपनी उत्पत्ति का कहाँ से मानते हैं? राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। सूर्यमल मिश्र के अनुसार कुरुम नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुरुमवंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में उन्हें कछुआ कहा जाने लगा। पहले कुरुम कहलाते थे, ठीक है, रघुवंश के शासक थे ये। फिर इसको अपभ्रंश करके इसको शुद्ध करके क्या कर दिया? कछुआ वंश का कहा जाने लगा। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछुआओं को मीणाओं और बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। ढूंढाड़ प्रदेश पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए जो आमेर के कछुआ वंश के शासक थे, तो कछुआओं को किससे उलझना पड़ा? मीणाओं से और बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। इसकी प्रथम राजधानी दौसा ही थी। अब क्या हुआ? कछुआ वंश की प्रथम राजधानी क्या थी? दौसा थी। कछुआ प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। कछुआ क्या थे? प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। और चौहान किसके साथ किसके थे? वो ऊपर पढ़ा था हमने, जोधपुर के जो शासक थे ना, उनके गुज्जर प्रतिहारों के शासक थे, वो सामंत थे। 1137 में दुल्हे राय ने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नीवी राज्य स्थापित किया। 1137 में दुल्हे राय ने, बड़गुजरों को रहने वाले कौन थे? तो वो थे दुल्हे राय। दुल्हे राय ने ही जमुआ रामगढ़ में मीणाओं का परास्त कर उन्हें अपनी राजधानी बनाया। जमुआ रामगढ़ को जीतकर अपनी राजधानी किसने बनाया था? दुल्हे राय ने बनाया था। इसके बारे में बात करें आगे तो जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उन्हें अपनी राजधानी बनाया। 1207 में ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर की मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। कोकिल देव ने
अब क्या हुआ, 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने, ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से, कोकिल देव ने आमेर की मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। किसने आमेर की मीणाओं को परास्त करके, किस कछुआ शासक ने आमेर की मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो आमेर को राजधानी बनाने वाले कौन थे? कोकिल देव थे। भारमल, अब ये भारमल 1547 से 1573, भारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना था। अपनी सत्ता के लिए उसे मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और यह मजबूत सहारा उन्हें मुगल शासक अकबर से के रूप में मिला। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत कौन था? तो वो था भारमल। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया यहाँ से कि मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? तो वो भारमल था। अकबर जनवरी 1562 में अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते समय सांबर में भारमल ने 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई, जब अकबर लौट रहा था ना, वापिस लौट रहा था, तो सांबर में भारमल ने 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे कालांतर में मरियम उजमानी के नाम से जाना जाता है, का विवाह अकबर के साथ किया। जहांगीर इसी हरकाबाई का पुत्र था। जहांगीर किसका पुत्र था? हरकाबाई का। 1562 में सांबर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पुत्र मान सिंह सहित इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कब? 1562 में। तो अब पढ़ते भगवान दास को। भगवान दास 1573 में आमेर की गद्दी पर बैठा। इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। यह 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा। इसने 1584 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का क्या है, भगवान दास ने क्या किया? मानबाई का विवाह जहांगीर से कर दिया। खुसरो मानबाई व जहांगीर का पुत्र था। खुसरो क्या था? जो कि विद्वान थे, तो वो क्या थे? मानबाई व जहांगीर का पुत्र था। 1589 में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो गई। इसके बाद पढ़ते मानसिंह को। मानसिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया था। उसने अकबर व जहांगीर दो मुगल सम्राटों की सेवा की। अकबर के रणथंबोर अभियान में, कब? अकबर के रणथंबोर अभियान में 1569 में सूजसहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मानसिंह ने भूमिका निभाई। गुजरात अभियान के दौरान 1573 में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया और 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। यह अकबर के नवरत्नों में से शामिल था। अकबर ने उसे फर्जंद बेटा की उपाधि 7,000 का मनसब दिया। 1589 में जब यह विस्तृत 1582 में बात करते हैं, ये 1589 में जब यह बिहार का सूबेदार बना तो उसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई और वह 1589 में आमेर का शासक बना। मानसिंह ने 1592 में उड़ीसा जीतकर प्रश्न बनता है यहाँ से, उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। मानसिंह की मृत्यु 1614 में इलिचपुर में हुई थी। मानसिंह विद्वानों का सिरदाता था। उसके समय में मान चरित्र महाकोश नामक ग्रंथ लिखे गए। इसी के समय मुरारीदान ने मान प्रकाश व जगन्नाथ ने राममूर्ति मुक्तावली की रचना की। मानसिंह के समय ही रानी कंकावती पुत्र जगत सिंह की मृत्यु हो गई। जगत सिंह के पुत्र में स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किया गया। मानसिंह के समय में रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में, जब जगत सिंह की मृत्यु हुई
तो क्या हुआ, जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद आगे का जो वीडियो है वो हम कल पढ़ेंगे, आगे का कंटेंट हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा तो आपको फिर इन चीज़ों से चीज़ें याद रखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं ऑथेंटिक पढ़ रहे हैं, लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, शब्द टू शब्द पढ़ रहे हैं, ताकि एक भी पर्सन जब आप वहाँ जाओ तो एक भी पर्सन आपका गलत ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।